केएलपीएस 1 भेजा था। क्वेश्चन ठीक थे? बन रहे थे नहीं बन रहे? अच्छा सी ग्रेजुअली विल इंक्रीज द लेवल ऑल्सो। ओके अभी पहले थोड़ा सा इसका भी जजमेंट लेंगे कि आपके क्वेश्चन बने नहीं बने, टफ लगे क्या था। ओके बट हम स्टेप बाय चलेंगे। सबसे पहले मैंने डीसीपी 1 आपको भेजा था, उसमें अगर कोई डाउट है तो पहले वो लेते हैं। बच्चों को डाउट आया कि a soap bubble is given a negative charge, then उसकी रेडियस क्या होगी? It will decrease, increase, remain unchanged, या nothing can be predicted as the information is incomplete. अगर increase लग रहा है तो वो एक्सप्लेन कर सकता है why it should increase? बता दो। क्योंकि उसके सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके जब सरफेस के ऊपर मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो टेक्निकली वो एक दूसरे को रिपेल करने वाला है और उस रिपल्शन की वजह से दे विल ट्राई टू स्ट्रेच द सरफेस। ओके मतलब टेक्निकली उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा और उस टेंशन की क्रिएट की वजह से आपका स्ट्रेच मतलब जैसे बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने मतलब आपके बेड के ऊपर एक चादर बिछाई हुई, सही है ना, तो आप उसको क्या करते हैं, दोनों साइड से स्ट्रेच करते हैं तो टेक्निकली सरफेस थोड़ा सा एक्सपांड होता है। ऐसा ही सेम फिनोमेना आप अज्यूम कर सकते हो कि आप जब यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले, रिपेल करने वाले, तो इसकी वजह से वो स्ट्रेच करेंगे मतलब दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई द मोर एरिया और मोर एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए उसकी सरफेस को एक्सपांड करें, इसलिए द आंसर शुड बी इंक्रीज। ओके नेक्स्ट 1 के बाद नेक्स्ट नहीं समझा? लेट अस से ये सरफेस है तो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है और लेट अस से उसके बाजू में और एक चार्ज है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। तो जब रिपेल करेंगे ना तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब काइंड ऑफ ऐसा फोर्स है। सो इट्स लाइक यू आर ऐसे खींच रहा है, समझा? तो वो जो सरफेस है, क्योंकि सरफेस के कहीं से बाहर तो जा नहीं सकते, ना ही अंदर जा सकते और उनको क्या करना है, दूर दूर रहना है एक दूसरे से। So they will try to create an equilibrium in such a way that they occupy the more area और वो हर एक से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर है, तो इसलिए उनको एक्सपांड करना पड़ेगा। That's why it will expand. Got the idea? Next. Which of the following charge cannot be present on an oil drop in millisecond? उन्होंने पूछा है कि कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑल ऑफ देम ओके व्हाई इट इज इंटीग्रल तो हमारे पास q n टाइम c होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे n इंटीजर होना चाहिए। तो आप q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उसको डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁹ करो। अगर ये n इंटीजर आया तो पॉसिबल है, नहीं आया तो नहीं। और चारों में आई थिंक कोई भी 1.6 का मल्टीपल नहीं। हां बेटा आउट 7 consider a neutral conducting sphere, a positive point charge is placed outside the sphere, the net charge of the sphere is then आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? 0 नेट चार्ज 0 होगा, 0 बट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? 0 ही नेगेटिव। तो सर उसको आप देखो ये साइड पे पॉजिटिव कंसीडर करें तो ये साइड पे नेगेटिव हो जाएगा और वो साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेट चार्ज बचेगा बट तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नहीं, नेट चार्ज क्या है? 0 ना, इसलिए आंसर 0 है। नेट चार्ज 0 इसलिए आंसर 0, ठीक है।
थोड़ा स्पेसिफाई करना होता, मोर स्पेसिफाइड, तो कैसा होता? डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा है ना काइंड ऑफ अनइवन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अनइवन हो सकता है, मतलब आपका यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये साइड पे नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और ये साइड पे पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ये समझा? तो हो सकता है कि इतने ही पार्ट में नेगेटिव हो और इतने पार्ट में तुम्हारा पॉजिटिव हो, मे बी, तो थोड़ा अनयूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ओके? बट उन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया नहीं, तो आंसर डायरेक्ट नहीं, नेट चार्ज 0 वाला एक ही ऑप्शन है ना, तो कुछ और बता ही नहीं सकता। सर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट चार्ज की वजह से खाली उसके एरिया में होगा कि उसके उतने ही पार्ट में खाली पॉइंट चार्ज के सामने वाले इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, फिर नेगेटिव थोड़ा दूर होगा, समझा? फिर ये साइड पे पॉजिटिव बहुत सारे बात करेंगे, तो तुम्हारा वो कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, समझा? हाँ, उसके बाद कौन सा 10th वाला? कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। सर आपने कराया था 2 बाय बना, मतलब हाफ हाफ डिवाइड होना चाहिए, तो ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। कल आपने हां सर 12 का आंसर क्या दिया उन्होंने? गलत है बेटा, उन्होंने फिर देखो ना यार सॉल्यूशन सही किया है, थोड़े से कंफ्यूज हो गए वो। हाँ उसके बाद 10 two similar spheres having plus q and minus q charge are kept at a distance f 4 text between them. If in the middle of the sphere another similar charge plus q is kept, then it experiences a force in magnitude and direction and is now. I think यहाँ पे रखा है प्लस q और यहाँ पे रखा है माइनस q और उसके सेंटर पे उन्होंने प्लस q रखा है, बराबर? तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो देखो पहले से चीज समझो कि इनिशियल इन दोनों का डिस्टेंस r था, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था k q2 by r स्क्वायर। अब याद रखना साइन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड, ओके? अब ये डिस्टेंस हो जाएगा r by 2, ये भी r by 2, ये दोनों की वजह से रिपल्शन तो राइट में, इन दोनों की वजह से अट्रैक्शन राइट में, तो आपका जो F नेट होगा वो S1 plus S2 होगा, पर दोनों को सेम यूनिट चार्ज और डिस्टेंस सेम है, तो टेक्निकली 2 times S1 होगा और 2 into मान लो इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करते हैं तो होना चाहिए q स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस का r बाय 4 r स्क्वायर बाय ये ऊपर जाएगा तो 8 और ये जो टर्म है वो f है, तो आंसर होगा 8 है टुवर्ड्स नेगेटिव माइनस q, तो आंसर होगा 8f टुवर्ड्स माइनस q। यस, उसके बाद 14 मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन। मोल कंसेप्ट राइट, 14 मोल कंसेप्ट का। अच्छा आप देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक या दो लेक्चर लिए, पर क्वेश्चन तो भी क्रिएट हो रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चन टॉपिक भले कितने ही कम क्यों ना करें, क्वेश्चन बहुत क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा है। तो अगर टॉपिक ज्यादा कवर होगा तो क्वेश्चन आप देख लेना कितना होगा। जैसे ALPS 1 भी दिया तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें उसमें वो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? ALPS 2 में और थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर में भी जाएंगे, ओके? सो 14 में देखो 2 copper balls each weighing 10 grams are kept in air which is how 10 centimeter apart. If one electron from every 10⁶ atom is transferred from one ball to the other, then the Coulomb force between them will be how much? Okay, अब एक चीज समझो, 10⁶ एटम में से है ना एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बराबर है? तो तुम्हें एक चीज समझनी है कि पहले समझो 63.5 grams of copper has 6 into 10⁻23 number of atoms, एवोगैड्रो नंबर, मतलब चाहो तो 6.023 लिख सकते हो ना। Then 10 gram contains how many number of atoms? तो आंसर x आ जाएगा बेटा। तो लेट्स से वो x क्या होना चाहिए? 10 by 63.5 into 6 into 10⁻23 number of atoms।
10⁶ एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, डिवाइड बाय 10। तो x नंबर ऑफ एटम्स से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? सो टेक्निकली ये y हो जाएगा। सो y should be equal to x upon 10⁶। परफेक्ट। फिर इनका क्वेश्चन क्या है पहले? फोर्स का ना। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10⁻⁻90 कूलम चार्ज। देन y इलेक्ट्रॉन है कितना? तो इसको z ले लेते हैं, समझ आ रहा है? तो हो जाएगा y into क्या? 1.6 into 10⁻90। पर y क्या है? x upon 10⁶ into 1.6 into 10⁻90। पर x क्या है? 10/63.5 into 10⁶ into 6 into 10⁻23 into 1.6 into 10⁻90। ये समझा? ये आपका चार्ज हो जाएगा, समझा? इस चार्ज को लेके F = K Q1 Q2 का आंसर डाल देना। दोनों में ठीक डाल देना, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो ये नेगेटिव बना और इतना पॉजिटिव बनेगा। 10⁻6 नहीं है। अरे 10⁻6 ये समझा? पक्का? अच्छा, this can be treated as a formula. How? So Q = 10 तुम्हारा कॉपर का जो मान दिया गया है ना? So I think this is the mass. 63.5 is the molecular mass. Right? Into 10⁶ क्या बोला है? Number of atoms given, है ना? So n atoms given into ये हो जाएगा into this is the charge of electron. This is the form. ये हर बार तो तुम इसको हर बार लिख सकते हो, m by n कर लेना, ये na by n एटम्स कर लेना, into e कर लेना, मतलब ये रेशियो प्रॉपर्ली मेंटेन। सर 16 में जो e है वो चार्ज है। 3 में हाँ e स्क्वायर मतलब चार्ज। और कोई डाउट तो बोलो। हाँ ये लिखना है सर 19 में क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन 90। पर पता है क्या है? क्वेश्चन है इतनी स्टिल बहुत सारे बच्चे इसमें दिक्कत ये खाता है, वो लैंग्वेज लास्ट लाइन में जो वो पलटी मारता है ना, वहां पे दिक्कत है। पहले समझो कि ए पे तुम्हें फोर्स फाइंड करना है, तो ए पे अगर फोर्स फाइंड करना है, ये दोनों चार्ज अट्रैक्टिव मतलब ऑपोजिट है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो मैं F लेगा। ये दोनों रिपल्सिव है तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, सही है? इसका जो रिजॉल्विंग करेंगे तो इसका रिजॉल्विंग करना पड़ेगा एक ऐसा और इसका रिजॉल्विंग होगा एक ऐसा और एक ऐसा, सही है ना? तो डेफिनेटली ये और ये कैंसिल आउट तो आंसर 0 है, क्योंकि उन्होंने पूछा है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू बी परपेंडिकुलर, तो y डायरेक्शन में कोई फोर्स है तो आंसर 0 है, इसका आंसर समझा? क्वेश्चन 25 में ए और डी ऑप्शन में डिफरेंस ठीक। अच्छा बाय द वे इसको ध्यान से देखना,
ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दो इक्वल चार्ज है पर ऑपोजिट है ना, और ये सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है। हाँ, इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? और मैंने आपको टॉपिक जो लिखवाया था ना बड़े बड़े पार्ट, उसमें मैंने डाइपोल लिखवाया था। हाँ, तो यही है। और ये क्योंकि ये पॉइंट इसके एग्जैक्टली बाइसेक्टर पे है ना, मतलब ये पॉइंट इसके इक्वेटर पे है। किस पे है? इक्वेटर पे। और आप देख रहे हो फोर्स उसका सिर्फ यहाँ पे लग रहा है, तो ये आगे हम देखने वाले हैं। फोर्स सिर्फ y डायरेक्शन में कभी लगता है, कौन से डायरेक्शन में लगता है? सिर्फ x डायरेक्शन। चलो 20 तो क्लास में करवाया था, करवाया था या नहीं करवाया? या सिमिलर करवाया था? सिमिलर करवाया था। इसका 3x/4 है खाली है। सर उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीक्यू दो तीन उसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, सिखाओ क्या? Two equally charged identical metal sphere A and B repel each other with a force F. So उन्होंने बोला है two equally charged, तो ये Q है और Q है। The spheres are kept at a distance r apart. A third identical but uncharged sphere C is brought in contact with A and then placed at the midpoint of the line joining A and B. So this will become Q/2 and this will also become Q/2. तो पूछा है the net magnitude of the electric force on C will be कितना? तो मतलब तुम्हें इस पे फोर्स फाइंड करना। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा? रिपल्शन, ऐसा फोर्स। इन दोनों की वजह से क्या होगा? रिपल्शन, ऐसा फोर्स। तो ये होगा F1, ये होगा F2। नेट फोर्स होगा F1 - F2 या F2 - F1, जो भी मैग्नीट्यूड ले लेना। Nothing up to find out. Yes. 25. वो I think ये भावनाओं में थोड़ा गड़बड़ हो गई, क्योंकि दोनों सेम ही हो गया ना। सही है ना? तो आई थिंक ये क्यों ऐसा किया पता नहीं। ओके, आंसर ए है तो फिर डी भी होगा, है ना? तुम ऐसा सोच सकते हो, उनकी गलती होगी डिक्रीजेस k raised to -1 टाइम्स में, तो इंक्रीजेस में डिक्रीजेस k raised, तो वो गलती हो जाएगा। तो फिर ये करेक्ट। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम ऑप्शन चेंज नहीं करें तो दोनों करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट। अच्छा 32 आया क्या? मैंने कहा था बोला 26। गुड, ठीक है, आगे का इक्विलिब्रियम है 20। यस, 26 वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू ट्रीट दिस एज अ फॉर्मूला। आया नहीं आया? करवा हाँ, तो इसको डाटा बोलो, बच्चे पता लगा। हाँ, 2 point charges placed at a certain distance r exert f on each other. Okay, और air में बोला, so I can apply the formula f is equal to k q1 q2 by r square. अच्छा, for k I can just write 1/4 epsilon. air है इसके लिए epsilon आ रहा, समझा ना? Then the distance r dash at which this charge will exert the same force but in a medium of dielectric constant k. तो अब मैं लिखूंगा f dash 1/4 pi epsilon naught k q1 q2 by r dash square. सही? अब बोल ऐसा है कि ये दोनों इक्वल है। बोल ऐसा है ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या करना पड़ेगा? सेमी इक्वेट। अगर इक्वेट करेंगे तो बाकी सब कट जाएगा। नीचे कितना हो सकता है k r dash square इक्वल टू क्या हो जाएगा? r square। तो तुम्हारा r dash should be equal to r by 2।
आगे भी एक्शन करो आगे भी ये भी पीछे आगे की नहीं क्या पड़ेगा अब दिख रहा है हाँ ये समझा सबको